दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए न्यू टॉपिक आज एक और लेकर आए हैं। डेरिवेशन है हमारा फिजिक्स में उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। इससे पिछले क्लास में हम आपको उसका अवतल पृष्ठ के लिए करा चुके हैं अपवर्तन का सूत्र। आज आपने लेकर आया उत्तल पृष्ठ के लिए। जब हमने आपको पढ़ाया था अवतल पृष्ठ के लिए तो किस तरीके से हमने डायग्राम बनाया था, कुछ इस टाइप से डायग्राम बनाया था। ये था हमारा अवतल पृष्ठ। इस टाइप से हमने आपको उसी क्लास में ये बताया था कि जब भी अवतल की बात आती है तो हम इस टाइप से दर्पण बनाते हैं, क्योंकि अवतल में क्या होता है, जो ये उभरा हुआ भाग होता है इस पर पॉलिश होती है और ये जो दबा वाला पार्ट होता है इधर यहाँ से हमारा क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। लेकिन अगर बात आती है उत्तल की, किसकी बात आएगी, उत्तल पृष्ठ की, तब हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसके अपोजिट होता है उत्तल वाला। आप अवतल याद रखेंगे तो आपको उत्तल वाला याद रहेगा। कैसे आपको अवतल वाला याद है, किसके, जो उभरा हुआ पार्ट होता है इस पर पॉलिश होती है और जो दबा हुआ पार्ट होता है इस पर यहाँ से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। लेकिन अगर हम उत्तल की बात करें तो इसका अपोजिट होगा। किस तरीके से, देखिए यहाँ पर इस टाइप से होना था, लेकिन उत्तल में क्या करेंगे, दर्पण ऐसे बनता है। उत्तल में दर्पण हमारा ऐसे बनता है और यहाँ पर क्या होता है, ये जो उभरा हुआ पार्ट होता है यहाँ से परावर्तन होता है और दबे हुए भाग पर पॉलिश होती है। ये हमारा उत्तल दर्पण होता है। लेकिन यहाँ पर आज हम आपको केवल यहाँ पर उत्तल दर्पण के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि हमारा डेरिवेशन क्या है, उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। अब आप जान ही गए होंगे कि उत्तल पृष्ठ क्या होता है। उत्तल पृष्ठ ये इस टाइप से बनेगा, तो हमारा जो डायग्राम है वो इसी टाइप से बनेगा, क्योंकि उत्तल पृष्ठ है इसलिए। इससे पिछले क्लास में अवतल था तो अवतल के लिए हमने ऐसे बनाया था, लेकिन यहाँ पर उत्तल है तो इस टाइप से डायग्राम बनाएंगे। एक बात यहाँ से क्लियर होगी। अब दूसरी बात ये है, यहाँ पर आया है अपवर्तन। अपवर्तन है तो यानी प्रकाश का अपवर्तन के बारे में भी हम आपको डिटेल में बता चुके हैं। अपवर्तन की वीडियो भी हमने अलग से बनाई है और इससे पिछले क्लास में जब हमने आपको अवतल पृष्ठ वाला करा रहे थे तो उसमें भी हमने आपको अपवर्तन के बारे में बताया था। क्योंकि देखिए, जब आपने अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र निकाला था तो इस टाइप से कुछ निकला था, n/v माइनस का 1/u बराबर n-1/r, ये निकला था। सेम ऐसा ही आपका उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र सेम टू सेम ऐसा ही निकलेगा। जैसा वहां पर निकाला है वैसा ही सेम प्रूवमेंट यहाँ पर भी निकलेगा। बस यहाँ पर क्या है, बस अवतल को हटाकर यहाँ पर उत्तल पृष्ठ को रख दिया गया है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो वहाँ पर नहीं जाकर देखी है हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ पहले वो वीडियो जाकर देखिए, जिससे कि आज का क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। वरना आज का क्लास भी आपको समझ में आएगा, लेकिन उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं आएगा जितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप प्रकाश का अपवर्तन वीडियो देखें। उसके बाद जो अवतल पृष्ठ के लिए हमने आपको अपवर्तन का सूत्र कराया है वो वाला डेरिवेशन देखे जाके, उसके बाद ही आप ये उत्तल पृष्ठ वाला आज का क्लास आप देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के बाद आप बताते हैं आपको ये डेरिवेशन कैसे होगा। हमने आपको बताया है कई क्लासों में कि जो पूरा खेल होता है वो चित्र का होता है, तो इसमें भी वही करेंगे, चित्र को हम बनाएंगे और आपको चित्र बहुत अच्छी तरीके से समझना है। अगर आप चित्र अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो डेरिवेशन तो यूं हो जाएगा, मतलब कि चुटकी बजाते ही डेरिवेशन आपका हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको चित्र को समझना चाहिए, इसलिए आपको चित्र जो है वो अच्छी तरीके से समझना होगा। तो चलिए बनाते हैं चित्र को। अवतल वाले में हमने जैसे जैसे किया था वैसे ही करेंगे, बस वहां पर अवतल की जगह उत्तल पृष्ठ बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक हमने बनाया था अवतल बनाया था अवतल वाले में, तो उत्तल है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उत्तल बनाएंगे। ये देखिए, ये हमने बना दिया है उत्तल पृष्ठ। फिर हमने क्या किया था, इसका जो मिडिल पॉइंट होता है, ये मतलब जो बीच वाला होता है पृष्ठ का, वो होता है पोल यानी कि ध्रुव। ये हमने वहां पर आपको बताया था। और एक जो यहाँ से इस बिंदु से होकर जो ये रेखा गुजरती है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष।
इतना आप सभी भी कर लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, एक उत्तल पृष्ठ बनाया और एक बीचों बीच से एक रेखा खींची। इस रेखा को क्या कहते हैं, हम मुख्य अक्ष कहते हैं। और ये जो बीच वाला पॉइंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, पोल यानी कि ध्रुव। इसलिए किससे लिखते हैं हम, पी से इसको लिखते हैं। फिर हमने क्या किया था, इसके सामने जो भी इसके लेंस के सामने आपको एक पृष्ठ के सामने आपको एक वस्तु रखनी है। हमने वहां पर वस्तु ओ मानी थी, यहाँ पर भी वैसे करेंगे। हमने मान लिया ये पृष्ठ है और पृष्ठ के जस्ट सामने यहाँ पर हमने मान लिया कोई बिंदु ओ वस्तु रखी है। ऑब्जेक्ट बोलते हैं वस्तु को, इसलिए ओ से लिखा है। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक प्रकाश किरण आएगी, यहाँ से आएगी, लेकिन ये पृष्ठ है, क्या है, पृष्ठ है, तो पृष्ठ से टकराकर थोड़ा सा मुड़ जाएगी। क्योंकि अपवर्तन का यही मेन रूल होता है कि प्रकाश जिस माध्यम से आता है, जब वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने मार्ग से थोड़ा सा मुड़ जाता है। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा। क्या हम आपको बता रहे हैं कि जैसे यहाँ से प्रकाश जब आएगा तो इस पृष्ठ से टकराएगा, यानी टच करेगा इस पृष्ठ को, और जैसे ये टच करेगा वैसे ही थोड़ा सा मुड़ जाएगा। क्या होगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगा। आपको बना के दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ से एक प्रकाश किरण ले जाते हैं, ये देखिए, ये हमने एक प्रकाश किरण बना ली, यानी कि एक प्रकाश की किरण आई, इस पृष्ठ से टकराई। अब क्या करेंगे, इसको सीधा नहीं खींचेंगे, पृष्ठ के इधर से सीधा नहीं खींचेंगे, क्योंकि अभी हम आपको बता रहे हैं कि पृष्ठ पर टकराएगी, जब टच करेगी तो थोड़ा सा मुड़ जाएगी। देखिए हमें इस तरीके से इसको मोड़ देना है, थोड़ा सा हम इसको मोड़ देते हैं, ये देखिए। अब देखिए आपको दिख रहा होगा, ये प्रकाश किरण आई और पृष्ठ से यहाँ पर टकराई है और देखिए थोड़ा सा मुड़ गई है, बिल्कुल सीधी नहीं खींची है। फिर हमने क्या किया था, ये जो लाइन है, जब यहाँ पर वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब भी बनेगा। प्रतिबिंब का मतलब इसकी छाया भी बनेगी। देखिए जब भी प्रकाश होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब तो बनता ही, यानी छाया तो बनती ही है, तो इस वस्तु का भी प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ पे बनेगा वो आपको बताते हैं। जैसे अवतल में किया था, जो भी हमारी रेखा मुड़ी थी उसको पीछे बढ़ाया था, वो हमारा था वस्तु का प्रतिबिंब। ऐसे यहाँ पर भी करेंगे। ये जो हमने इस रेखा को जो मोड़ा है प्रकाश किरण को, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे। जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो वही हमारा क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो चलिए अब ये जो रेखा है, जो प्रकाश किरण मुड़ी है पृष्ठ से टकराने के बाद, इसको हम क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे। देखिए ये जो है इसको आप क्या करें, पीछे बढ़ाएं। डॉटेड से दिखा रहे हैं क्योंकि ये क्या है, प्रतिबिंब है वस्तु का, इसीलिए। ये देखिए हमने ये जो मुड़ी रेखा किरण है इसको पीछे की ओर बढ़ाया, तो ये हमारा क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब होगा। और प्रतिबिंब को किससे लिखते हैं, हम आई से लिखते हैं, ये आपको पता ही होगा। यहाँ पर से देखिए क्या किया, वस्तु से किरण चली, पृष्ठ से टकराई और थोड़ा सा मुड़ गई। मुड़ने के बाद हमने इसी रेखा को पीछे की ओर बढ़ाया। पीछे की ओर बढ़ाने से हमको इसका वस्तु का जो प्रतिबिंब है, यानी इसकी जो छाया है वो मिल गया, वो मिल गई। अब क्या करेंगे, उसके बाद हमने क्या किया था, अवतल वाले में एक अभिलंब भी खींचा था और एक हमने लंब खींचा था। तो यहाँ पर हम पहले एक अभिलंब खींच लेते हैं। वैसे जब अवतल था तो हमने यहाँ पर ऐसे करके अभिलंब खींचा था, लेकिन ये उत्तल है तो क्या करेंगे, इस टाइप से ऐसे करके हम एक अभिलंब खींचेंगे। यहाँ पर देखिए ये हमने एक खींच लिया अभिलंब, और अभिलंब को हमने नाम क्या दिया था, सी और एन, तो यहाँ पर भी हम यही नाम देंगे, सी एन। और ये बीच वाला हमारा पॉइंट जहां से ये सारी रेखाएं होकर जा रही हैं, किरणें होकर जा रही हैं, इसको हमने क्या नाम दिया था, ए, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ए। सेम देखिए जैसे जैसा अवतल में किया था वैसा ही कर रहे हैं, सब कुछ वैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। बस यहाँ पर अवतल नहीं है पृष्ठ, क्या है, उत्तल पृष्ठ है, तो उत्तल है तो ये अभिलंब इधर की ओर आ गया है। अब देखिए एक हमने लंब खींचा था यहाँ पर ए एम, तो यहाँ पर भी देखिए एक लंब खींच देंगे। ये देखिए एक हमने लंब खींच दिया ए, और नाम क्या दिया था हमने, ए तो ये है, और इसको नाम क्या दिया था हमने, एम, तो लंब क्या हो जाएगा, ए एम, और इसकी ऊंचाई हमने क्या मानी थी, एच। तो देखिए यहाँ पर हम इसकी ऊंचाई भी एच ही यहाँ पर भी मानेंगे, इसकी ऊंचाई क्या है, एच है। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीजें और बची हैं।
जैसे कि कोण आई बचा है, आर बचा है और अल्फा बीटा गामा ये बचा है। ये भी हम आपको बता देते हैं। हमने आपको बताया था जो किरण जाती है उस किरण को बोलते हैं आपतित किरण, लेकिन वहां पर जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, आई, यानी कि आपतन कोण। जो किरण, ये देखिए ये किरण गई है, ये वाली किरण गई है, तो इस किरण गई है तो इसका कोण भी क्या होगा, आई। सॉरी, मतलब ये जो किरण आ रही है तो किरण आ रही है तो कोण भी क्या होगा, आई। देखिए आ से याद रखिए, जो किरण आ रही है उसका कोण भी आई, और जो किरण गई है उसका कोण क्या होगा, हमारा आर होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने आई कोण तो बना दिया है, ये किरण गई तो ये इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, आई। अब सॉरी, ये किरण जो आ रही है इसका कोण का नाम क्या होगा, आई, और जो किरण गई है उस कोण का नाम क्या होगा, आर, यानी कि अपवर्तन कोण। अब आर देखिए कैसे होगा, यहां पर बनेगा आर, ये वाला कोण क्या होगा, आर होगा। अब ये देखिए इसके जस्ट अपोजिट वाला ये वाला है ना, तो हम यहाँ पर आर ना लिखकर यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि जरूरत यहाँ पर पड़ेगी जब हम आई और आर के मान निकालेंगे। इसलिए जैसा हमने अपवर्तन में भी किया था, उसमें भी ऊपर नीचे बन रहा था आर, तो हमने नीचे वाला आर लिया था ना, क्योंकि जहाँ पर ट्रायंगल होगा यानी कि त्रिभुज होगा वहां पर हम उस आर लेंगे, आर का मान लेंगे, क्योंकि जब तक त्रिभुज का मान, क्योंकि त्रिभुज के मान से हमें आर और आई के मान मिलते हैं, इसलिए। अब यहाँ पर देखिए, जे फिर से आपको बता देते हैं, ये ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु से प्रकाश किरण चली, जो किरण आ रही है उसका कोण भी, ये वाला कोण क्या है, आई, और जो किरण गई है, ये किरण जा रही है तो यहाँ पर आपका कोण आर बनेगा। अब इसके जस्ट अपोजिट देखिए, ये वाला जब आर है तो ये वाला भी कोण आर ही होगा, तो यहाँ पर भी हमने क्या बना लिया है, आर बना लिया। अब देखिए आई और आर के मान हो गए, और फिर उसके बाद अल्फा बीटा गामा यहाँ पर बचे हुए हैं कोण। ऑब्जेक्ट यानी वस्तु के पास हमने अल्फा कोण माना था, ये प्रतिबिंब के पास हमने बीटा माना था, और उसके बाद जो यहाँ पर जो सी था, यानी जो सी है यहाँ पर हमने गामा कोण माना था। आपको अगर याद होगा तो सेम हमने ऐसे ही कोण माने थे, वस्तु के पास अल्फा, प्रतिबिंब के पास बीटा, और जो सी है यहाँ पर हमने गामा कोण माना था। अब उसके बाद वस्तु से दूरियां हम क्या लिखते हैं, यू, वस्तु से दूरी, यहाँ पर पी आप लिख लीजिए। अभी हमने आपको बताया था जो भी दर्पण का बीच का पॉइंट होता है उसको ध्रुव बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पोल, इसलिए पी से लिखते हैं। अब ये वस्तु है तो वस्तु से ये दर्पण तक की दूरी क्या होती है, यू। आपको बताया था जो रेखीय आवर्धन में क्या था, m बराबर आई अपॉन ओ, जो भी प्रतिबिंब की लंबाई होती है उसको हम u, प्रतिबिंब की लंबाई होती है उसको v से लिखते हैं, और वस्तु की लंबाई जो है उसकी दूरी को हम u से लिखते हैं, आगे माइनस लग जाता है। ये हमने आपको रेखीय आवर्धन में बताया था। तो ये क्या है, वस्तु की लंबाई, ये क्या है, वस्तु की लंबाई, तो इसकी दूरी को किससे लिखेंगे, u से। किससे लिखेंगे, u से लिखेंगे। ये देखिए ये हमने लिख दिया है u से। ये हो गई वस्तु से दर्पण तक की दूरी। अब ये है प्रतिबिंब से दर्पण तक की दूरी, हमको क्या लिखेंगे, v लिखेंगे। लिख लिया हमने प्रतिबिंब से दर्पण तक की दूरी को v से। आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें हम अवतल में भी आपको बता चुके हैं, फिर भी यहाँ पर हम बिल्कुल हौले हौले यानी बिल्कुल धीरे धीरे आपको बता रहे हैं, हर एक चीज डिटेल में बता रहे हैं। तो आशा करते हैं, पूरी हमारी कोशिश यही है कि आपको ये डेरिवेशन अच्छी तरीके से समझ में आए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, आपके डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए त्रिज्या भी हमने मानी थी, सी से यहाँ तक की त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या को लिखते हैं आर से, तो इसलिए यहाँ पर आर फॉर रेडियस, रेडियस फॉर त्रिज्या, तो यहाँ पर हमने त्रिज्या मानी है आर। देखिए अब ये चित्र पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। आपको एक बार फिर से बता देते हैं। सबसे पहले एक हमने बनाया उत्तल पृष्ठ। उत्तल पृष्ठ पर ये मुख्य अक्ष होता है, यानी जो बीचों बीच से जो रेखा जाती है दर्पण के, उसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। यहाँ पर हमने मान लिया है कोई बिंदु है, वस्तु रखी है ओ। ओ से इसलिए लिखा है क्योंकि ऑब्जेक्ट बोलते हैं वस्तु को, इसलिए ओ से लिखा है। यहाँ से कोई प्रकाश किरण गई, पृष्ठ से टकराई और थोड़ा सा मुड़ गई, इसको हमने थोड़ा सा पीछे बढ़ाया तो हमें वस्तु का प्रतिबिंब मिल गया। जब वस्तु है तो जाहिर सी बात है उसका छाया तो होगी ही होगी, तो छाया हमने इस तरीके से ले ली, जो भी मुड़ी है हमारी किरण उसको पीछे बढ़ाया और हमको जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो मिल गया।
अब यहाँ पर देखिए एक हमने यहाँ पर अभिलंब खींच लिया CN और एक लंब भी खींच लिया है AM और इसकी ऊंचाई क्या मान ली H। अब वस्तु से दर्पण तक की दूरी को U लिख लिया और प्रतिबिंब से यहाँ तक की दूरी V है और C से इस दर्पण तक की दूरी क्या मान ली हमने R मान ली है। अब यहाँ पर देखिए जो किरण आ रही है उसका कोण भी क्या होगा I, जो किरण गई है उसका कोण क्या होगा R। जब ये वाला R है तो ये वाला भी कोण क्या होगा R होगा। आशा करते हैं आपको ये पूरा चित्र समझ में आ गया होगा। अब जैसे जैसे हमने चित्र में आपको बताया है, जैसे जैसे चित्र में बनाया है, वैसे ही हम अब इसकी थ्योरी लिखेंगे। जैसी थ्योरी हमने अवतल वाले में लिखी थी उस चित्र को देख के जैसा हमने बनाया था वहां पर वैसे लिखा था, ऐसे यहाँ पर भी जैसा हमने चित्र में बनाया है सेम वैसे ही लिखा है। सबसे पहले क्या लिखा, चित्र में एक उत्तल पृष्ठ दिखाया गया, ये उत्तल पृष्ठ था तो हमने उत्तल पृष्ठ दिखा दिया। उसके बाद क्या है, जिसके सामने एक बिंदु वस्तु O रखी है, इसके सामने बिंदु वस्तु O रखी है, लिख दिया। इससे प्रकाश किरण आती है और इस पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात मुड़ जाती है। इसे सीधा पीछे बढ़ाने पर यह मुख्य अक्ष को बिंदु I पर काटती है। ये देखिए इसको हमने पीछे बढ़ाया था और ये मुख्य अक्ष है, इसको कहाँ पर काट रहा है, बिंदु I पर काट रहा है, तो यही लिख दी, इसको मुख्य अक्ष को बिंदु I पर काटती है। यह क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब है। अभी हमने आपको पहले ही बताया था जब चित्र बना रहे थे कि वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब होगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, ये है I, लिख दिया है जो वस्तु का प्रतिबिंब है। फिर क्या है, एक अभिलंब CN खींचा, ये हमने एक अभिलंब CN खींचा है वो भी लिख दिया, और एक अभिलंब AM खींचा जिसकी ऊंचाई H है। ये एक अभिलंब खींचा CN और एक लंब AM खींचा जिसकी ऊंचाई क्या है, H है। फिर अब देखिए क्या करेंगे हम, अपवर्तन के नियम में हमने आपको बताया था स्नेल का नियम। क्या होता है स्नेल का नियम, बताते हैं जिनको नहीं पता है। ये होता है स्नेल का नियम, साइन I अपॉन में साइन R बराबर N, ये होता है हमारा स्नेल का नियम। क्या होता है हमारे साथ आप बोलिए, स्नेल का नियम क्या होता है, साइन I अपॉन में साइन R बराबर N। यहाँ पर I क्या है, हमारा आपतन कोण, जो ये वाला I है ये क्या है, आपतन कोण। R क्या है, हमारा अपवर्तन कोण, जो ये R जो किरण जाती है तो वहां पर कोण R बनता है, वही है ये वाला R अपवर्तन कोण। N क्या है, हमारा अपवर्तनांक है। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर हम अब स्नेल का नियम लगाएंगे, लेकिन स्नेल का नियम लगाने से पहले हमको यहाँ पर I और R की वैल्यू चाहिए होगी। यहाँ पर I और R की तो वैल्यू है ही नहीं, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले I और R की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद हम स्नेल के नियम में I और R की वैल्यू निकाल लेंगे और इसको समीकरण को हम अच्छी तरीके से लिख लेंगे और फिर उसको हम बना लेंगे समीकरण 3। उसके बाद आपको बताएंगे इसके आगे का प्रोसेस। सबसे पहले अभी हमें को क्या करना है, I और R के मान निकालने हैं। क्यों मान निकालने हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमको स्नेल के नियम में है। स्नेल का नियम लगाएंगे तभी ये हमारा डेरिवेशन होगा, वरना नहीं हो सकता है। सबसे पहले I और R के मान निकालकर स्नेल के नियम में रखेंगे और उसको बनाएंगे समीकरण 3। तो चलिए इतना करते हैं, फिर आपको बताते हैं। जिस प्रकार हमने अवतल पृष्ठ में निकाला था I और R का मान, वैसे ही यहाँ पर भी निकालेंगे। क्या किया था हमने, एंगल AOC लिया था, उसमें लगाया था बहिष्कोण। अब ये बहिष्कोण क्या होता है, जिनको नहीं पता उनको बता देते हैं। जो भी एंगल इस टाइप से बना होगा, देखिए यहाँ पर AOC है, यहाँ पर छोटे में हमने बना दिया, ये है A, ये है O, ये है C। यहाँ पर देखिए ये कोण हमको दे रखा है अल्फा और ये वाला कोण दे रखा है गामा। यहाँ पर आपको सच्ची तरीके से समझ नहीं आ रहा होगा, अच्छे से बना देते हैं। ये इस टाइप से बना है, केवल अगर अभी आपको ये वाला एंगल देखना है। यहाँ पर A है, ये O है, ये C है। यहाँ पर एंगल दे रखा है हमको अल्फा, ये वाला एंगल दे रखा है गामा। ये वाला एंगल हमको नहीं दे रखा है, लेकिन इसके बाहर एक एंगल जरूर दे रखा है। इस जो भी यहाँ पर पृष्ठ से रेखा गई है, यहाँ पर हमको एंगल दे रखा है I। जो भी त्रिभुज के बाहर वाला कोण होता है वही होता है बहिष्कोण। और बहिष्कोण कैसे निकालते हैं, बहिष्कोण जो होता है वो अंदर वाले दोनों कोण के जोड़ के यानी योग के बराबर होता है। यहाँ पर भी करेंगे, जो I है I के बराबर यानी I बहिष्कोण है यहाँ पर, तो I के बराबर में अल्फा और गामा दोनों को जोड़ देंगे, यही हमारा बहिष्कोण निकल आएगा। फिर यहाँ पर देखिए I की वैल्यू निकल गई है ऐसे ही, तो हमें इधर उधर ले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
डायरेक्टली आई की वैल्यू निकल रही है, निकल जाने दीजिए। अब उसके बाद ऐसे हम आर भी करेंगे, ए आई सी वाला एंगल लेंगे और हमें यहाँ से आर की वैल्यू मिल जाएगी। दोनों के मान हम स्नेल के नियम में रख देंगे। चलिए इतना करते हैं। अभी आपको क्या करना है, केवल ये वाला एंगल देखना है। इससे हम बना देते हैं। चित्र तो आप सभी ने बना ही लिया होगा। जो हम अभी डार्क कर रहे हैं ये आपको नहीं करना है, केवल आपको हम समझा रहे हैं। अभी आपको केवल ये वाला एंगल देखना है। ये देखिए कौन सा है ये, देखिए यहाँ पर ए ओ सी, क्या है ए ओ सी। तो लिखेंगे बहिष्कोण ए ओ सी में क्या करेंगे, बाहर कोण कौन सा है हमारा आई, और अंदर दोनों कोणों को आपको जोड़ देना है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, ए आई सी में करेंगे। तो ए आई सी में भी यही करेंगे, पर वहां पर हम क्या ले लेंगे, बाहर कोण कौन सा है हमारा आर, क्योंकि अब ये वाला कोण आपको नहीं देखना है, पूरा एंगल यहां से देखना है। पहले चलिए ये वाला आपको लिखकर दिखा देते हैं, ए ओ सी वाला। यहां पर लिखेंगे तब त्रिभुज ए ओ सी में बहिष्कोण कैसे लिखेंगे, देखिए इस त्रिभुज के बाहर क्या है, आई है। तो यहाँ पर लिख देंगे आई बराबर में अंदर दोनों कोणों को आप जोड़ दीजिए, अल्फा प्लस गामा। यहाँ पर देखिए हमने आई बराबर अल्फा प्लस गामा लिख लिया है। इसको बना लीजिए समीकरण 1। अब ऐसे ही हम एंगल ए आई सी में करेंगे। अब आपको ये वाला ये वाला त्रिभुज देखना है। ये देखिए ये वाला त्रिभुज आपको देखना है। अब ये त्रिभुज का नाम क्या है, ए आई सी। तो यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ए आई सी में, यहाँ पर हमने लिख दिया है इसी प्रकार त्रिभुज ए आई सी में। इसमें भी हम बहिष्कोण लगाएंगे, लिख दिया हमने बहिष्कोण। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बाहर कौन सा कोण है, आर है। देखिए ये जो हमारा त्रिभुज है इसके बाहर कौन सा कोण है, आर है, और अंदर दोनों कोण कौन से। अब देखिए ये वाली बीच वाली लाइन आपको नहीं देखनी है, क्योंकि पूरा आपको देखना है। बीच वाला आपको जो भी कुछ बना है वो सब कुछ नहीं देखना है, केवल आपको ये वाला एंगल देखना है। और यहाँ पर कौन कौन से दो कोण हैं, एक बीटा है और एक गामा है। अगर नहीं समझ में आ रहा आप साइड में इस तरीके से देखिए बना देते हैं हम। ये है ए, ये है आई और ये है सी। यहाँ पर हमारा बना है बीटा और यहाँ पर बना है गामा। बीच में ये सारी लाइंस अभी आपको नहीं देखनी है, क्योंकि केवल हम त्रिभुज देख रहे हैं ए आई सी। बाहर कौन सा कोण है, आर। तो यही हमारा हो जाएगा बहिष्कोण। आर बराबर दोनों कोणों को आप जोड़ देंगे, बीटा और गामा को। तो यहाँ पर लिख देंगे बीटा प्लस गामा। इसको आप बना लीजिए समीकरण 2। यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमें आई और आर दोनों के मान मिल गए हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों मानों को हम स्नेल के नियम में रख देंगे। फिर आपको बताते हैं क्या कर देंगे। अब हम इसी के नीचे लिखेंगे स्नेल के नियम से। अब स्नेल का नियम क्या होता है, इतनी देर से आपको यही बता रहे हैं। स्नेल का नियम होता है साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर एन। यहाँ पर आई और आर की वैल्यू रख देते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो आई का मान कितना है हमारा, अल्फा प्लस गामा। तो यहाँ पर लिख देंगे अल्फा प्लस गामा, और बटे में आर का मान क्या है हमारा, बीटा प्लस गामा। तो यहाँ पर हमने बीटा प्लस गामा लिख दिया है, और जो जैसा था वैसा ही रहने दिया। साइन की जगह साइन ही रहने दिया, एन की जगह एन रहने दिया। ये हमने स्नेल का नियम लगा दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे साइन और साइन, यानी कि जो आई और आर कोण है वो बहुत छोटे हैं। छोटे होंगे तो यहाँ से साइन हट जाएगा। तो चलिए अगले स्टेप में अब यही करेंगे हम। ये देखिए, जब अगर हमारे आई और आर बहुत छोटे कोण होंगे तो यहाँ पर जो साइन था उसको हमने हटा दिया है, तो आ गया है गामा प्लस अल्फा अपॉन में बीटा प्लस गामा बराबर एन। ये आ गया। अब इसके एन के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। इनकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, यानी इन दोनों की इस एक से गुणा होगी और इन दोनों की इस एन से गुणा होगी। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर जब एक से गुणा होंगी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, गामा प्लस अल्फा ही आ गया। अब इसकी जब एन से गुणा होगी तो क्या आएगा, एन बीटा प्लस गामा। इसका मतलब क्या है, एन की गुणा इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे। अगले स्टेप में करते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। एन की जब बीटा से होगी तो क्या हो जाएगा, एन बीटा प्लस जब गामा से होगी तो क्या होगा, एन गामा। देखिए एन की दोनों से गुणा करी है बस केवल, तो आ गया एन बीटा प्लस एन गामा। अब क्या करेंगे, देखिए गामा एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर गामा है, तो दोनों गामा को हम एक ही पास कर लेंगे।
इस वाले एन बीटा को हम उधर पहुंचा देंगे और ये जो अल्फा है वो इधर आ जाएगा। तो देखिए कैसे आएगा, गामा यहाँ पर जैसा है वो ऐसे ही रहेगा। एन बीटा देखिए यहाँ पर ये प्लस का है, किसका है, प्लस का। जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि जब भी बराबर के इधर या उधर कोई भी चीज़ जाती है तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस का था तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब बराबर में देखिए एन बीटा जैसा यहाँ पर है ऐसे ही रहेगा। अल्फा यहाँ पर किसका है, प्लस का, जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए गामा गामा दो है, कॉमन ले लेंगे हम, तो अंदर क्या जाएगा, 1 माइनस एन। अब यहाँ पर जिनको कॉमन लेना नहीं आता उनके लिए बता रहे हैं, दोनों जगह गामा है, जब हम इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो हमने ले लिया है तो कुछ नहीं बचेगा, तो जहाँ पर कुछ नहीं बचता है वहाँ एक बचता है तो एक लिख लिया, माइनस का निशान लगाया। यहाँ पर भी देखिए एन गामा, यहाँ से भी हमने गामा कॉमन ले लिया था तो क्या बचा है, केवल एन बचा है तो केवल एन लिख लिया। बराबर में जैसा जो चल रहा है उसको ऐसा ही लिख लेंगे। अब इसको आप बना लीजिए समीकरण 3। देखिए दो समीकरणें पहले ही बन चुकी थी तो इसको आप बना लीजिए समीकरण 3। उसके बाद हमको क्या करना है, अब यहाँ पर हमें देखिए अल्फा, बीटा और गामा इन तीनों के मान चाहिए होंगे। जैसा हमने अवतल पृष्ठ में निकाला था अल्फा बीटा गामा के मान, वैसे ही यहाँ पर भी निकालेंगे हम अल्फा बीटा गामा के मान। चलिए चित्र से आपको बताते हैं अल्फा बीटा गामा के मान कैसे निकलेंगे। ये देखिए ये है हमारा चित्र, ये है हमारा अल्फा AOM। फिर AOM हमारा कौन सा त्रिभुज है, ये देखिए हमने आपको उस क्लास में भी बताया था, पिछले क्लास में, जब भी इस तरीके से एंगल होता है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का होता है, बताया था हमने आपको। तो यहाँ पर देखिए ये वाला कोण हमको दे रखा है यहाँ पर अल्फा। यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर्मूला 10 का, और 10 का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, ये हमारा होता है 10 का फॉर्मूला। लंब के बारे में भी हमने आपको बताया था, जो भी कोण के सामने वाला होती है रेखा, ये कोण बनना है तो कोण की जो सामने वाली रेखा होती है वही हमारी क्या होती है, लंब होती है, जो कि हमको दे रखी है h। ये देखिए इस लंब कितना दे रखा है हमको, h दे रखा है, l लिखा है, l फॉर लंब है, हमने शॉर्ट में लिख दिया l। तो ये इसका मान हमको कितना दे रखा है, h, तो हम लंब की जगह पे क्या रख देंगे, h। और आधार, ये जो नीचे वाली रेखा होती है ये आधार होती है। आधार देखिए कितना दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, u है, यानी वस्तु से यहाँ तक की दूरी हम u मानी है, तो आधार की जगह हम क्या रख देंगे, u रख देंगे। और हमने एक बात आपको वहाँ पर भी यही बताई थी, जो भी हम लेफ्ट साइड वाली चीज़ें लेते हैं वहाँ पर हम माइनस लगा लेते हैं। आपको वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से हमने आपको ये बताया था कि इधर वाली दूरियों को हमेशा माइनस लेते हैं, और अगर इधर वाली दूरी कोई है तो उसको हम प्लस में लेंगे। ऐसे आप याद कर सकते हैं, जो सीधे हाथ पर दूरियां हैं उनको हम प्लस लेते हैं, और जो उल्टे हाथ पर दूरियां हैं उनको हम माइनस लेते हैं। अब ये u जो है दूरी वो उल्टे हाथ पर है, तो यहाँ पर हम आगे क्या लगा लेंगे, माइनस लगा लेंगे। इसी प्रकार से हम AIM लेंगे, यहाँ से बीटा का मान आपको मिलेगा। फिर हम ACM ले लेंगे, यहाँ से आपको गामा का मान मिलेगा। यहाँ पर u और v हमारे उल्टे साइड में है तो ये दोनों दूरियां हमने माइनस में लेनी है। और ये देखिए r जो है वो लेंस पृष्ठ के इधर है, यानी कि सीधे हाथ पर है, तो यहाँ पर हम इस r को क्या करेंगे, प्लस में करेंगे। अब जैसा हमने आपको बताया है ऐसा आपको लिखकर भी दिखा देते हैं। अब यहाँ पर तीसरी समीकरण बनाने के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे तब त्रिभुज AOM में, क्योंकि अल्फा बीटा गामा की मान चाहिए, और AOM में हमको अल्फा का मान मिल जाएगा। क्या है, tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, ये फॉर्मूला होता है। लंब हमको यहाँ पर दे रखा है h, जो इस तरीके से रेखा थी इस तरीके से बना था आपका, ये जो इसका मान था ये था a, ये है o, ये है m, तो ये जो लंब है इसका मान हमको h दे रखा है, क्योंकि कोण यहाँ पर बन रहा है, कोण के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, आपको बता चुके हैं, तो लंब का मान h दे रखा है। आधार ये था और इसकी वैल्यू हमको u दे रखी है, u लिख लेंगे, क्योंकि दूरी इधर साइड में नहीं उल्टे हाथ पर है तो यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे, माइनस। अब क्या करेंगे, इस 10 को हटाने के लिए मान लेंगे यदि अल्फा जो है बहुत छोटा कोण हो, जब छोटा कोण होगा तो यहाँ से 10 हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, अल्फा बराबर माइनस का h/u। यहाँ से देखिए अल्फा की वैल्यू निकल गई है, ऐसे बीटा की निकालेंगे। फिर लिखेंगे यहाँ पर इसी प्रकार त्रिभुज
AIM में देखिए सेम प्रोसेस, सेम टू सेम वैसे ही हो रहा है जैसा हमने अवतल वाले में किया था। यहाँ पर भी लिखेंगे AIM में 10 बीटा, यहाँ से बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर भी लिखेंगे लंब बटे में आधार। देखिए लंब तो सब में सेम ही है, बस आधार सब में चेंज हो रहा है। लंब यहाँ पर भी h है, आधार यहाँ पर v है। चूंकि ये उल्टे साइड में बना है दूरी, तो यहाँ पर भी हम माइनस ले लेंगे। अब यहाँ पर मान लेंगे यदि बीटा बहुत छोटा कोण हो, जब छोटा कोण होगा, यहाँ पर भी आप बहुत छोटा कोण बढ़ा लीजिएगा, कोण हो, जब छोटा कोण होगा तो यहाँ से 10 चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस का h/v। अब ऐसे ही हम गामा का मान भी निकाल लेंगे। देखिए अब गामा का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ACM में, यहाँ पर भी ACM में लगाएंगे 10 गामा बराबर लंब बटे में आधार। लंब क्या है हमारा h और आधार क्या है हमारा r है। यहाँ पर माइनस नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारे सीधे हाथ के, मतलब सीधे हाथ की तरफ बना है, और जब भी चीज़ सीधे तरफ होती है वहाँ पर हम प्लस लेते हैं, और उल्टे साइड में जो भी हमारी दूरियां होंगी उनको माइनस में लेंगे। यह हम आपको बता चुके हैं। तो ये सीधे साइड में है यानी राइट साइड में है, इसलिए हम इसको क्या लेंगे, प्लस ही लेंगे। यहाँ पर आप माइनस ना करें, यहाँ से अल्फा हटाने के लिए 10 हटाने के लिए मान लेंगे कि यदि गामा बहुत छोटा कोण हो, जब छोटा कोण होगा तो यहाँ से 10 हट जाएगा, केवल क्या आ जाएगा गामा बराबर h/r। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, अल्फा बीटा, ये है बीटा और ये गामा, तीनों के मान हमको मिल गए हैं। इसको हम रख देंगे इस समीकरण में, समीकरण 3 में रख देंगे। फिर आपको जो फाइनल जो प्रूवमेंट है आपका n/v माइनस का 1/u बराबर n-1/r, ये आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब अल्फा बीटा गामा के मान इस समीकरण 3 में रखते हैं। यहाँ पर हमने समीकरण 3 लिख ली है, n बीटा माइनस का अल्फा बराबर गामा 1 माइनस n, ये हमारी समीकरण 3 है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो हमने बराबर के इधर उधर चेंज कर दिया है। चाहे आप बराबर के इधर कोई चीज़ लिखें या इधर आप चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस दोनों चीज़ें एक जैसी लिखी हो। मतलब कि जो चीज़ें इधर जैसे थी हमने वैसा ही लिख दिया। कोई भी ये नहीं है हमने कि हमने गामा को इधर था तो इधर कर दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। जैसा था वैसा ही लिख दिया है। समीकरण 3 से हमने ये समीकरण 3 लिख दी है। अब बीटा, अल्फा और गामा के मान यहाँ पर रखते हैं। बीटा का मान हमारा था माइनस का h/v, अल्फा का मान है माइनस का h/u, और गामा का मान है हमारा h/r, और यहाँ पर 1 माइनस n जैसा है वैसा ही रहने देंगे। अब यहाँ पर देखिए अवतल वाले में सब में माइनस का h था, लेकिन यहाँ पर तो माइनस का h सब में है ही नहीं, इन दो में है, यहाँ पर माइनस का h है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे, लेकिन वहाँ पर देखिए n-1 था, लेकिन यहाँ पर क्या है 1 माइनस n है। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो इसका मतलब क्या है, जो प्लस वाली चीज़ है वो माइनस में हो जाएगी और माइनस वाली चीज़ प्लस में हो जाएगी। तो देखिए कैसे लेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनस का h/u बराबर। अब यहाँ पर देखिए जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर n-1 हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, देखिए यहाँ से जब माइनस निकालेंगे तो ये प्लस है। यहाँ पर देखिए चिन्ह आगे से देखते हैं हम, 1 के आगे कुछ नहीं था तो प्लस है, तो 1 किसका है, प्लस का है, तो ये देखिए माइनस का हो गया। तो यहाँ पर n देखिए माइनस का है तो किसका हो गया, प्लस का हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि हमने यहाँ से माइनस को कॉमन लिया है, माइनस हमारा यहाँ पर आ गया है। अब देखिए माइनस का h यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, हर जगह से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, n/v माइनस का 1/u बराबर n-1/r। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसका प्रूवमेंट भी हमारा हो गया है। सेम प्रूवमेंट वैसा ही हुआ है जैसा हमारा अवतल वाले में हुआ था। अब लास्ट लाइन जो हमने वहाँ पर लिखी थी यहाँ पर भी लिख देंगे कि यदि माध्यम दोनों और अलग अलग हो और एक माध्यम का अपवर्तनांक n1 और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक m2 हो, तब जो अभी हमने लाइन्स आपको बताई वो लिख दी है। अब 1 की जगह पर हम n1 लिखेंगे और n की जगह पर हम n2 लिखेंगे। तो देखिए क्या आएगा, n2/v माइनस का n1/u बराबर n2 माइनस n1/r। ये देखिए
हमारा ये डेरिवेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। आशा करते हैं कि आपको ये पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। आप जो पूछेंगे उनके सवाल आपको जवाब आपको दे दिए जाएंगे। आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 12 से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड, वो सारे वीडियोस हम आपको बनाकर देंगे। आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो समझ में आई है या अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।